हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे सभी? बढ़िया? पढ़ाई कर अच्छे से? चलिए फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? तो एलसीआर सर्किट इन सीरीज के ऊपर बात करेंगे कि कब क्या होगा अगर आप एल सी और आर को सीरीज कनेक्शन करेंगे और उसमें आप अगर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का करंट सप्लाई देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और उसका क्या यूज है इसको देखेंगे। और फिर आज बात करेंगे हम लोग पावर, किसी सर्किट एसी सर्किट में कैसे पावर निकालते हैं, एवरेज पावर कैसे निकालता है, पावर फैक्टर क्या होता है, इस सब पे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले लास्ट लेक्चर नंबर 4 में अपन लोग क्या बात किए थे? हम लोग बात किए थे अगर एसी सप्लाई एलआर या फिर सीआर इसके क्रॉस देने से क्या क्या हुआ था हमने देखा था। तो आपको थोड़ा याद हो तो हम लोग जब एलआर के क्रॉस, जब हमारे पास एल एंड एल था, एम ये आर था, जब सीरीज में हम लोग एल आर को लगाए थे और मैंने जब इनपुट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जब दिया था, ठीक है, तो आपको याद है यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ था। तो इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप इसको मिला करके ये आपको नेट वोल्टेज देगा जो यहाँ से सप्लाई हुआ होगा, है ना। और इसके इसका वैल्यू कितना? नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा समथिंग हुआ करता था। अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये आप खुद जो उसका एक ट्रायंगल बनाते थे आप याद कीजिए, उससे आप निकाल लेंगे कि कैसा होगा, कि ये प्लस अल्फा में जाएगा कि माइनस अल्फा में जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए यहां से आपको थोड़ा याद हो तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ था, यहाँ पे प्लस या माइनस या प्लस या माइनस मान लेते हैं, और किसी टाइम टी पे ये प्लस है ये माइनस है क्योंकि एसी तो वैरी करता रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू ड्रॉप हुआ था रेजिस्टर के क्रॉस, वो मैंने मान लिया, सपोज कर लीजिए एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन एल मान लिया, इसके क्रॉस जो ड्रॉप हुआ था वोल्टेज। तो आपको नेट वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन एल के। ठीक है, यहां से आप दोनों को क्या किए थे, यहां से दोनों इक्वेशन को यहां पे आप वोल्टेज लिख लेंगे। पहले कितना आएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, कितना हो जाएगा? आपको पता है, आप जानते हैं कि जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, जब उसके अक्रॉस करंट जब पास होता है, ठीक है, तो दोनों का फेज सेम होता है, फेज डिफरेंस आता ही नहीं है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा कितना? एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा जी बताइए? V इक्वल टू आई आर, आई नॉट इनटू इसका जो रेजिस्टेंस है R साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी रह जाएगा। और इसको हमने एक नया नाम दे दिया था, इसको बोल दिया था मैंने, क्या बोलिए? एप्सिलॉन नॉट R साइन ओमेगा टी। मैंने आई नॉट इनटू R को आपके लिए क्या लिख दिया था? एप्सिलॉन नॉट R, मतलब कि ये इस सर्किट से जो पास कर रहा है, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है एप्सिलॉन R, उसका एक पीक वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट R जो इक्वल है किसके? आई नॉट R के। ये आपका इस सर्किट में जब R के क्रॉस जो करंट पास कर रहा है उसका ये पीक वैल्यू है जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही आप इसके लिए भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? आई नॉट इनटू इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टर के क्रॉस क्या याद कीजिए, इसको बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, XL बोलते थे ना, आई नॉट इंटू एक्सएल एंड साइन। अब आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि करंट वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस होता है। अगर आप इंडक्टर की बात करें, आपको याद होगा सिंगल सिर्फ प्योरली इंडक्टिव सर्किट था, और जब आप उसमें वोल्टेज अप्लाई किए थे एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन ओमेगा टी, तो आप मुझे बताइए आई का क्या उसमें रिलेशन आया था? आई उसमें पीछे जा रहा था, आगे जा रहा था, उस समय आई 90 डिग्री पीछे जा रहा था। ठीक है, तो हम वहां से क्या कंक्लूजन निकालते? आइदर वोल्टेज आगे बोल सकते हैं 90 डिग्री, नहीं तो करंट पीछे बोल दीजिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं वोल्टेज में, अगर करंट यहां पे बोल रहा हूं साइन ओमेगा टी है, तो वोल्टेज आगे चलेगा 90 डिग्री, मतलब यहां क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे एप्सिलॉन नॉट अक्रॉस एल, है ना, पीक वैल्यू है इस इंडक्टर के क्रॉस, और इसके आगे क्या आएगा? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यही ना किए थे जी। इसके लिए अब हम लोग क्या किए थे?
इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये तो दो चीज कैसा होगा, साइनसोइडल वेव हो गया, साइनसोइडल वेव को ऐड कर रहा है, और साइनसोइडल वेव जब ऐड करते हैं तो हम जानते हैं उसके एम्पलीट्यूड जो पीक वैल्यू होते हैं उसको क्या मान लेते हैं, वेक्टर मान करके उसको वेक्टरली हम लोग ऐड कर लेते हैं, जैसे आप वेक्टर एडिशन करते हैं। और उसका जो दोनों का जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो एंगल बनेगा इस दोनों के पीक वैल्यू के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बताइए, वो होगा हमारा इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, जो फेज डिफरेंस का वैल्यू आएगा वही अपना एंगल बन जाएगा। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। ये तो हमने करके दिखाया था आपको, ठीक है। इतना डिस्कशन नहीं करेंगे हम, बस इतना बता दे रहे हैं कि इसका जो पीक वैल्यू होगा इसको हम लोग एक वेक्टर मान लेंगे, इसको एक वेक्टर मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस कितना है, ओमेगा प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी कट जाएगा, सिर्फ पाई बाय 2, मतलब हमारे पास एक वेक्टर आएगा जिसमें हम लोग को क्या दिखेगा, अगर यहाँ इस एक्सिस को मैं करंट का एक्सिस मान लूं तो करंट के एक्सिस पे ही तो अपना वोल्टेज का एक्सिस होगा, इसका रेजिस्टर अक्रॉस जो होगा वोल्टेज ड्रॉप, तो इसका पीक वैल्यू इसी एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट आर का एक्सिस, क्योंकि हम जानते हैं करंट और ये दोनों फेज सेम होता है, ओमेगा टी फेज में, तो जहां पे आपका ये आई का पीक वैल्यू होगा, ठीक है, वहीं आपका क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका पीक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, उसका पीक वैल्यू मिलेगा, समझ में आया। उसके बाद यहां से 90 डिग्री एंगल पे होगा आपका कौन सा बोलिए, 90 डिग्री, अच्छा ये चीज ध्यान देंगे, 90 डिग्री आगे, तो यहां पे होगा 90 डिग्री आगे कौन सा वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट एल। इसको आप अगर यहां से दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ इधर एक रिजल्टेंट आएगा, ये अपना कहलाता है जेड, ठीक है, जेड, और इसका वैल्यू आप निकाले थे, याद कीजिए, तो आप इसको वेक्टर मान रहे हैं, इसको वेक्टर मान रहे हैं, इसको वेक्टर मान रहे हैं, तो वेक्टर एडिशन करने के लिए इसको क्या करूंगा मैं, सपोज कर लेता हूं ये यहां से ये अल्फा है, रिजल्टेंट जो आ रहा है अल्फा डिग्री बना रहा है इससे, तो इसको वेक्टर मान रहे हैं, तो यहां से इसको शिफ्ट कर लीजिए, यहां पे वेक्टरली एडिशन कर लीजिए, उसके बाद एक ट्रायंगल बन जाएगा ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी दे दीजिए, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। आप यहां से लगा लेंगे, आप जान पा रहे हैं ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल गिव यू दिस वैल्यू, उसका अंडर रूट है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, z इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट x एप्सिलॉन नॉट r का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट l का होल स्क्वायर, एंड उसका अंडर रूट दे देगा आपको इसका हाइपोटेन्यूज, समझ में आ रहा है क्या, ये तो किए थे हम लोग, और यहां से आप जान चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट r किसके बराबर होता है, i नॉट r के, एंड एप्सिलॉन नॉट l किसके बराबर होता है, I नॉट इंटू XL के बराबर होता है, तो आपने क्या करना है, इस दोनों जगह पे आप रिप्लेस कर लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो यहां से z बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर XL स्क्वायर का अंडर रूट, यहां से I नॉट बाहर ले आए थे तब क्या बन गया था, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अच्छा समझ में आया, तो z इक्वल टू I, z क्या है, अब z आप समझिए, z इज इक्वल टू कितना आया, i इनटू समथिंग, ठीक है, तो आप समझिए यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए, v इज इक्वल टू i r, एक मिनट, ये सॉरी यहां पर गलती हो गया, ये आपको पीक वैल्यू किसका देगा, एप्सिलॉन नॉट देगा, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, एक इसका पीक वैल्यू देगा, ये एप्सिलॉन नॉट होगा, z तो कुछ अलग आ रहा है यहां से, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू i इनटू r, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इस सर्किट का रेजिस्टेंस आ रहा है, नेट रेजिस्टेंस, और इसी को हम लोग z बोलते हैं एक्चुअली में, इसी को अपन लोग z मान लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना मिलेगा, i नॉट इनटू z, और इसी z को पढ़ते हैं इंपीडेंस, ठीक है, और ये ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको थोड़ा देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल। तो आज से कभी कोई बोले इंपीडेंस ट्रायंगल के बारे में तो ध्यान देंगे, इंपीडेंस ट्रायंगल यही जो रिप्रेजेंट करते हैं ना इस एक्सिस वाले को, ऐसे और ऐसे जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, इसी को हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, एक टर्म है याद कर लेना है, बट कुछ नया चीज नहीं बताया मैंने, ये तो आपने पढ़ रखा है पहले से, इसको इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, बस इतना जान लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा इसी तरीके से जब RC था तो वही किए थे, इसमें नीचे आ गया था तो इधर रिजल्टेंट इधर आया था, इसमें ध्यान देंगे प्लस अल्फा, इधर अल्फा प्लस बनेगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट r से ये आगे चल रहा है, ठीक है, ओमेगा टी हम लोग जानते हैं इस एक्सिस पे होता है, I नॉट इनटू sin ओमेगा टी इस एक्सिस पे है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वेव वोल्टेज है, तो इससे ये क्या चलेगा, ये प्लस अल्फा आगे चल रहा है, इसका रिजल्टेंट इधर चल रहा है, और उसमें क्या आता है माइनस अल्फा आ जाएगा, अल्फा तो जानते हैं निकालने का तरीका, आप यहां से tan अल्फा लगा लीजिए 20 बाय 20, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स
एप्सिलॉन नॉट एल बाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए थे ना, उसका आरसी के लिए आप ऐसे ही कर लेंगे। बट आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है क्या है, उसमें आर भी दिखेगा, उसमें एल भी दिखेगा, उसमें सी भी दिखेगा। क्योंकि आपको मैं बताया था, देखिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा सर्किट बन ही नहीं सकता जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, तो अगर आपको एल दिखेगा, अगर आपको उस सर्किट में सी दिखेगा, तो आर आना ही आना है। ठीक है, कोई ऐसा सर्किट बिना आर का बन ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसी चीज पे एकदम बेस्ड है एलसीआर सर्किट। अगर आप ये समझ चुके हैं तो आपको एलसीआर समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, बिल्कुल आसान है, एकदम इसी पे बेस्ड है, बिल्कुल एकदम टू कॉपी है एकदम, उसमें कुछ नया चीज है ही नहीं। देखिए क्या है, हमारे पास मान लेते हैं एक सर्किट है, यहां पे हम लोग बना लेते हैं, ये मान लीजिए एल है, एल सी आर, ए एल ए सी ए आर, इसके क्रॉस हम लोग एक वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, ओके है, यहां पे इनपुट दे रहा है, मान लीजिए फिर से I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पे प्लस यहां माइनस, इसी टाइम टी पे ये प्लस पे माइनस पे, हाई पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे, यहां भी ये प्लस बन जाएगा माइनस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा माइनस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा माइनस बन जाएगा, करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हम लोग उसको ले लेते हैं, मान लेते हैं कितना, एप्सिलॉन, ऐसे ले लेता हूं, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा एप्सिलॉन एल बोल लेता हूं उसको, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको एप्सिलॉन सी बोल लेता हूं, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको एप्सिलॉन आर बोल लेता हूं। ठीक है, बाकी ये तो आप अब लिखने आता है ना आपको, अब जस्ट इसके पहले जैसे लिखे तो ऐसे लिखेंगे। जब आई नॉट साइन ओमेगा टी इससे पास करेगा, इसका रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आप लिखाइए तो व्हेन आई पास थ्रू, जब करंट आई जो है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, व्हेन इट विल पासेस थ्रू दिस इंडक्टर, देन व्हाट विल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई नॉट इनटू v इज इक्वल टू आई आर, आई नॉट इनटू xl, इसका कितना हो जाएगा xl, इसका होता है xc, इसका होता है r, ये उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो पीक वैल्यू इनटू आई xl कर दिए तो इसका पीक वैल्यू मिलेगा, एंड देन क्या रहेगा साथ में साइन, दोनों फेज डिफरेंस कैसा होता है, करंट वोल्टेज में इंडक्टर में करंट चलता है 90 डिग्री पीछे, या फिर बोल लीजिए वोल्टेज चलता है 90 डिग्री आगे, तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यही तो लिखाएगा। या फिर आप इसको ज्यादा मॉडिफाई करके क्या करें, ऐसे लिखेंगे, एप्सिलॉन बराबर आई नॉट इनटू एक्सएल को क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिखिए आई नॉट इनटू एक्सएल, आई नॉट इनटू एक्सएल को क्या लिखेंगे, ये अपन लोग बोल देंगे, नया नाम दे देंगे एप्सिलॉन नॉट अक्रॉस एल, ये पीक वैल्यू है इसके अक्रॉस का, और साथ में रहेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। समझ में आया? अच्छा, सिमिलरली यहां का भी लिख लीजिए, एप्सिलॉन सी मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप यहां P होगा, एप्सिलॉन सी होगा, इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा आई नॉट इनटू xc है ना, v इज इक्वल टू आई आर, तो इसका पीक वैल्यू निकालने का क्या पड़ेगा, करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस वाला वैल्यू। ठीक है, तो ये इसके अक्रॉस क्या होता है, xc होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, 1 बाय ओमेगा c जिसको बोलते हैं, और साथ में रहेगा साइन, अब ध्यान देना ओमेगा टी के ऊपर, ओमेगा टी के साथ क्या होगा, इसमें करंट इसमें 90 डिग्री आगे चलता है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चलता है। क्या अगर आपको याद हो, करंट 90 डिग्री आगे चलता है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चलता है, तो हम लोग तो वोल्टेज का लिख रहे हैं ना, तो 90 डिग्री पीछे लिख लेंगे, हम लोग जानते हैं करंट अगर साइन ओमेगा टी है तो उससे वोल्टेज 90 डिग्री पीछे, यहां आ जाएगा माइनस पाई बाय 2, इसके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन सी बराबर हो जाएगा, इसको नया नाम देते हैं पीक वैल्यू अक्रॉस कैपेसिटर, पीक वैल्यू अक्रॉस कैपेसिटर इनटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, चलिए इसके अक्रॉस लिखा लीजिए, एप्सिलॉन आर क्या लिखा जाएगा, आई नॉट इनटू आर साइन, ये तो ओमेगा टी रहेगा क्योंकि दोनों का फेज सेम रहता है,
तो ये ही रहेगा एप्सिलॉन आर इतना ही रहेगा आपका एप्सिलॉन नॉट आर, इसको नया देते हैं sin ओमेगा टी रह जाएगा। तो ये अपना तीनों वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल है, सी एंड आर है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप एप्सिलॉन मिलेगा, और इससे अब आपको पीक वैल्यू निकालना है, इसका एप्सिलॉन नॉट निकालना है, साथ में sin अब ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा डिपेंड करता है कि कौन से सिचुएशन में प्लस होगा और कौन से सिचुएशन में माइनस होगा। समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। यहां से समझिए एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन C प्लस एप्सिलॉन R, ये आपका नेट वोल्टेज होगा जो आपने दिया। मान लीजिए 100 वोल्टेज दिया, इसमें से 30 यहां गया, 40 यहां गया, 30 यहां गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो हम लोग 100 निकालना हो तीनों ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब किस पे कितना ड्रॉप होगा तो डिपेंड करता है सर्किट में कि कैसा कितना, किसका रिएक्टेंस कितना वैल्यू क्या है, ठीक है। बट आपका मेन जो बात है वो तो समझ रहे हैं ना कि ये जो आपका वैल्यू होगा इन तीनों के वैल्यू के बराबर होगा। बट क्या पीक वैल्यू को ऐसे ही नॉर्मली ऐड कर देंगे क्या? अगर इसका पीक वैल्यू निकालना हो एप्सिलॉन नॉट, तो क्या इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट L प्लस एप्सिलॉन नॉट C प्लस एप्सिलॉन नॉट R? नहीं, इस तरीके से साइनसोइडल वेव में पीक वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता, आपको पीक वैल्यू ऐड करना भी सिखा रखा है आपको पहले से, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, तीन सिचुएशन बनेगा आपको, ठीक है। देखिए क्या क्या बनेगा, आते हैं इस पर चर्चा करते हैं। आप ये आप लिख सकते हैं यहां से डायरेक्ट, इसमें क्या लिखना है एप्सिलॉन इक्वल टू, इसको यहां पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट L sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, फिर साथ में क्या लिखेंगे प्लस एप्सिलॉन C sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 प्लस एप्सिलॉन R sin ओमेगा t। ये हो गया आपका टोटल। अब इसमें तीन सिचुएशन आएगा, तीन कंडीशन आएंगी। अब उस तीनों कंडीशन को सेपरेटली बात करेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए तीन सिचुएशन क्या क्या होगा उसको देख लीजिए यहाँ पे। पहला सिचुएशन में क्या होगा देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट पी वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके लिए देखते हैं। इसमें केस 1 लगा लेंगे। केस 1 जब XL ग्रेटर देन है XC से, तो उस समय XL, अच्छा XL क्या होता है, XL होता है ओमेगा L ग्रेटर देन हो जाएगा 1 बाई ओमेगा C से, या फिर इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लाइए तो क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 बाई LC बन जाएगा। इस L को नीचे लाइए, इस ओमेगा को इधर ले जाइए, ठीक है। ओमेगा ऊपर जाएगा, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और L इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 बाई LC। या फिर आप लिख सकते हैं और बात कि ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाई रूट LC, या फिर और आप लिख सकते हैं इसमें ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, याद कीजिए ओमेगा इक्वल टू लिख देते हैं 2 पाई f। यहां से लिख सकते हैं f जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करेगी, 2 पाई f लिखेंगे तो क्या आ जाएगा f इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 पाई रूट अंडर LC, f इससे बड़ा है। तो हम लोग का मेन जो है वो क्या डाल रहे हैं XL ग्रेटर देन XC, उसी के लिए करस्पॉन्डिंग आया कि जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो इससे ज्यादा होना चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी आप इनपुट डालेंगे इसमें, फ्रीक्वेंसी का जो 50 पर 60 पर जो डालते थे वो इसको मल्टीप्लाई करने जो भी आंसर आएगा उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। वही सिचुएशन पे भी बात करने जा रहे हैं। तो जब XL ग्रेटर देन XC होगा तो कैसे बनेगा, क्या होगा देखिए। आप कहां तक देख पा रहे हैं, क्या यहां तक देख पा रहे हैं, या फिर आप यहां तक देख पा रहे हैं, आप कहां तक देख पा रहे हैं, या फिर उन दोनों के बीच में देख पा रहे हैं। अच्छा आप नीचे तक भी देख पा रहे हैं, सही है। तो मैं यहां तक देख सकता हूं, चलिए ठीक है। तो यहां से लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग बनाएंगे एप्सिलॉन नॉट निकालने का मेन तरीका क्या है, इंपेडेंस ट्रायंगल। अगर वो इंपेडेंस ट्रायंगल बन जाएगा तो सब काम आसान हमारे लिए। अब इसमें ध्यान देना है कि आपको पता है अगर ये एक्सिस I का है, ये करंट का एक्सिस है, तो इसी के अक्रॉस आपको कौन सा पीक वैल्यू मिलेगा, इसी के अक्रॉस आपको रेसिस्टर के थ्रू जो वैल्यू मिलता है वो आपको यहां मिलता है एप्सिलॉन नॉट R। देन ऊपर 90 डिग्री से आगे या पीछे कौन सा मिलता है, 90 डिग्री आगे कौन सा मिलेगा, यहां से 90 डिग्री पे ऊपर में कौन सा मिलेगा, तो मिलेगा एप्सिलॉन नॉट, यहां मिलेगा कौन सा बोलिए एप्सिलॉन नॉट L, और 90 डिग्री पीछे कौन सा मिलेगा,
ये मिलता है एप्सिलॉन नॉट सी वाला, है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां से देखिए ना, यहां साइन में i इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा ये एक्सिस है और ओमेगा t से 90 डिग्री आगे है कौन सा, इसका पीक वैल्यू एप्सिलॉन नॉट l, और 90 डिग्री पीछे है कौन सा, एप्सिलॉन नॉट c। यहां से भी देख सकते हैं इक्वेशन से, ठीक है? क्लियर? अब इसमें हम लोग कंडीशन लगा रखे हैं कि एक्सएल जो होगा ग्रेटर होना चाहिए एक्सी से। तो जब एक्सएल ग्रेटर होगा एक्सी से तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, और दो वेक्टर में एडिशन की बात कर रहा हूं, इस वेक्टर ही हम ट्रीट कर रहे हैं सबको। तो एक वेक्टर, एक कोई फोर्स है जो 10 न्यूटन से ऊपर लग रहा है और 5 न्यूटन से नीचे लग रहा है, वहीं पे उसी टाइप का सिचुएशन है हमारे पास, 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है 5 न्यूटन नीचे लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, उसका डायरेक्शन कहां होगा, ऊपर ही होगा। कोई बॉडी अगर मान लीजिए कि मार्कर यहां रखा हुआ है और मुझे ये मार्कर को इसको ऊपर खींच रहा है 10 न्यूटन से, नीचे खींच रहा है 5, कब इसके ऊपर जाएगा, कितने जाएगा, तो 10 माइनस 5 न्यूटन से ऊपर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो नेट वैल्यू आएगा इसका पीक वैल्यू का, इसको अगर वेक्टर मान रहे हैं, ये आएगा कितना, इसको मिटा देंगे हम लोग और इसी को ट्रीट करेंगे ऊपर में कितना, एप्सिलॉन नॉट l माइनस एप्सिलॉन नॉट c। ये आपका नेट पीक वैल्यू होगा ऊपर की ओर, जब एक्सएल क्या होगा, ग्रेटर देन एक्सी होगा। ठीक उल्टा सिचुएशन हो जाएगा तो जब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो एक्सी का नेट वैल्यू नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे आएगा नेट रिजल्टेंट, और हो जाएगा एक्सी एप्सिलॉन नॉट सी माइनस एप्सिलॉन नॉट l, वो नीचे दिखेगा। ये तो इसी लाइन पे रहेगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सिचुएशन को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो ड्रॉ किए हैं इसी को बोलते हैं इंपीडेंस, इंपीडेंस ट्रायंगल, एक्चुअली में इंपीडेंस ट्रायंगल, इसी को इंपीडेंस ट्रायंगल बोला जाता है, ये वाले को। और ये है एक वेक्टर, ये है एक वेक्टर, ठीक है? इन लोगों का रिजल्टेंट कहां आएगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, तो कहीं बीच में ही आएगा इसके आसपास, यहां चाहे कहीं आए, तो रिजल्टेंट कहीं हम मान लेते हैं इधर कहीं है। ये आपका z का वैल्यू, सॉरी ये आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, इसका पीक वैल्यू है, ठीक है? मान लेते हैं ये एप्सिलॉन r से कितने एंगल पे है, सपोज मान लेते हैं अल्फा एंगल पे, अल्फा लीजिए चाहे थीटा लीजिए, आपकी इच्छा, आप जो भी एंगल ले लीजिए, फाई ले लीजिए, तो फाई भी ले सकते हैं, फाई इनिशियल पे यूज करते हैं तो फाई कंफ्यूजन हो जाएगा, अल्फा लीजिए चाहे थीटा लीजिए, अल्फा ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप ध्यान दीजिए, ये जो होगा इसको आप वेक्टर स्प्लिट कर दो, इसको आप यहां, आप याद है कि वेक्टर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बिना एंगल चेंज के शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी एक वेक्टर यहां पे है तो उसको आप यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, लेकिन आप उसका एंगल चेंज नहीं करेंगे, उसका सेम पोजीशन रखते हुए कहीं भी रोटेट कर सकते हैं उसी प्लेन में, ठीक है? इसी प्लेन में है तो इसको आप यहां से यहां शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहां पे आप शिफ्ट करेंगे तो यहां पे कुछ ऐसा दिखेगा, यही आपका बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट l माइनस एप्सिलॉन नॉट c, ठीक है? तो अब इसका लेंथ निकालना क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर बात करेंगे O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इन ट्रायंगल OAB आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसका हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर, इसका लेंथ निकालना हाइपोटेनस का, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर लेंगे तो निकल जाएगा ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां से कर लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल OAB OB का होल स्क्वायर इक्वल टू OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं OB इक्वल टू OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर का अंडर रूट। OB क्या है अपना, ये अपना एप्सिलॉन नॉट है, ये बन जाएगा OA कितना है जी, OA है हमारा एप्सिलॉन नॉट R का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है, AB है एप्सिलॉन नॉट L माइनस एप्सिलॉन नॉट L माइनस एप्सिलॉन नॉट C का होल स्क्वायर और इसका फिर अंडर रूट। फिर आप जानते हैं इसका जो वैल्यू आता है कितना आता है, ये आता है I नॉट इंटू R, ये तो पता है ना, यहां लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट R कितना हो जाएगा, I नॉट इंटू R के, एप्सिलॉन नॉट L कितना हो जाएगा, I नॉट इंटू XL के, और एप्सिलॉन नॉट C कितना हो जाएगा जी, I नॉट इंटू XC के, ठीक है ना? ये तो हम लोग अब इन तीनों को क्या करेंगे, यहां पुट कर लेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर XL स्क्वायर
माइनस आई नॉट स्क्वायर एक्सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये ब्रैकेट में यहां से एप्सिलॉन नॉट कितना जाएगा, आई नॉट सब तीनों से कॉमन चला जाएगा, तो जाएगा आई नॉट बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? और इसी को बोलते हैं, अब यहां से देख लीजिए एप्सिलॉन इक्वल टू आई इनटू जेड, ये जेड बना आई नॉट इनटू जेड, इसी को बोलते हैं फिर से ये जो जेड बना, जेड बराबर कितना आया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारा बना इसी को बोलते हैं इंपीडेंस, यही अपना इंपीडेंस है किस सर्किट के लिए, सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। समझ में आया? और ये किसके लिए, जब हम लोग का एक्सएल क्या है ग्रेटर देन एक्सी। इसके बाद एक और आएगा जिसको हम लोग मानेंगे केस 2 कि एक्सएल क्या है लेस देन एक्सी है, मतलब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, जो भी बोल लीजिए एक्सएल लेस है चाहे एक्सी ग्रेटर है, दोनों सेम बात है। ठीक है, बट ये चीज समझ में आया कि यहां पे बताइए, यहां से यहां तक समझ गए ना, कोई तकलीफ कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो हेडिंग है डालेंगे, क्या चीज बोलिए, जब केस 2 डालेंगे जब एक्सएल क्या हो आपका छोटा हो, एक्सी आपका क्या हो बड़ा हो, तो कितना आएगा उसको देख लेते हैं। अच्छा चलिए यहां से आगे बढ़ा जाए, यहां से कुछ पीछे तक दिख रहा है सबको ना, कोई कंफ्यूजन ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया हो? बिल्कुल नहीं, ठीक है सब। देखिए एक चीज थोड़ा सा भूल हुआ है, यहां पे हम लोग एक्सएल नॉट एप्सिलॉन नॉट एल एप्सिलॉन नॉट सी का होल स्क्वायर था ना, ये अंदर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, गलती हो गया थोड़ा सा। देखिए ये चीज एक्चुअली में कैसा होगा, इसका होल स्क्वायर है ना, ठीक है ओके, ये भी यहां पे गलती हुआ, इसका होल स्क्वायर है, ये टोटल का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यहां से अब आई नॉट बाहर आएगा तो स्क्वायरिंग के साथ बाहर आएगा, और उसको पूरा लेंगे तो आई नॉट आएगा, लेकिन ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बनेगा। समझ पा रहे हैं क्या? ये थोड़ा सा गलती हो गया था। यहां ध्यान दीजिए ना, AB कितना है, AB हमारा क्या है एक्सएल एप्सिलॉन नॉट एल माइनस एप्सिलॉन नॉट सी, ठीक है, अब उसका होल स्क्वायर है तो इसके अंदर का सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये वाला पुट करेंगे ना, अब इसके का इस वैल्यू का पूरा होल स्क्वायर है, तो यहां से अब आई नॉट बन जाएगा, तो यहां पे बचेगा आई नॉट स्क्वायर, और आई नॉट बराबर आएगा आई नॉट सिर्फ रूट के अंदर से बाहर आएगा आई नॉट बन जाएगा, और ये बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा गलती हो गया, इसको कर लेंगे करेक्शन। ठीक है, समझ में आया? ये होगा एग्जैक्टली गला होगा हम लोग का, क्या गलती हो समझ में आया ना? अंदर में इंडिविजुअली स्क्वायर निकालेंगे, टोटल का होल स्क्वायर होगा। ओके मिटाएं, मिटा दें, चलिए नोट करनी है। केस 1 हो गया कंप्लीट, केस 2 पे आते हैं, केस 2 पे बात करेंगे। केस 2 में केस नंबर 2, जब x c ग्रेटर देन xl है, मतलब 1 बाई ओमेगा c, या फिर ऐसा कर लेते हैं xc ग्रेटर देन, मैं बोलूं xc ग्रेटर देन xl या फिर बोलूं xl लेस देन xc, बात तो सेम ही है, तो मैं ऐसे ही करता हूं xl लेस देन xc बोल दे रहा हूं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? यहां से क्या देखो ओमेगा है लेस देन 1 बाई ओमेगा c, ये आपके आसानी के लिए मैं बता रहा हूं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ओमेगा यहां से जाएगा एल नीचे जाएगा, करने का ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन 1 बाई एलसी। यहां से और क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहां से ओमेगा इज लेस देन 1 बाई रूट अंडर एलसी, या फिर बोल सकते हैं 2 पाई एफ होता है, तो यहां से बनेगा एफ लेस देन 1 बाई 2 पाई रूट एलसी। एफ का वह वैल्यू लेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उससे कम लेंगे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो ये टोटल सिचुएशन है एक्सएल लेस देन एक्सी का। ठीक है, इसमें फिर आप करेंगे क्या, फिर आप वही चीज करेंगे कि आप इसका इम्पीडेंस लेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको दिखेगा ये हमारा मान लेते हैं अगर आई एक्सिस है करंट का, तो इसी के क्रॉस आपका एप्सिलॉन नॉट आर दिखेगा, पीक में लो फेज जो हम लोग ड्रॉप हुआ इसके आर के क्रॉस, और उसमें फिर से एक्सएल ऊपर जाएगा एक्स नीचे आएगा, 90 डिग्री ऊपर जाएगा एक्सएल। समझ में आ रहा है क्या? एक्स बोल रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट एल ऊपर और एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट सी नीचे आएगा। अब हम लोग जब दिए कंडीशन एक्सएल लेस देन एक्ससी है या फिर बोल लीजिए एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल है, ये बड़ा है छोटा है, इसका ये वेक्टर का नेट वैल्यू नीचे आएगा, तो ये मिटा देंगे हम लोग, इसको मिटा देंगे और इसका एक इक्विवेलेंट देंगे, क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट सी माइनस एप्सिलॉन नॉट एल, एप्सिलॉन नॉट एल, ये आएगा टोटल नीचे। समझ में आ रहा है? और इन दोनों वेक्टर ही वेक्टर ही तो है, हम लोग वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, इन दोनों का रिजल्ट कहां पे इधर आएगा, वेक्टर एक्चुअली है नहीं, ट्रीट कर रहा है वो ऐसा, ठीक है। तो मान लेते हैं रिजल्ट कहीं इधर आ रहा है, ये आपका वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, समझ में आया, ये एप्सिलॉन नॉट है। अब इसको यहां से शिफ्ट कर लीजिए, वेक्टर है तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल मैंने यहां शिफ्ट कर लिया, ये जो आपका लेंथ है वो कितना है, एप्सिलॉन नॉट सी माइनस एप्सिलॉन नॉट एल, ठीक है। अब फिर वही ट्रायंगल ओ ए, इसको बी ले लीजिए, तो फिर से वही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या बात करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी क्या बात चलेगा हम लोग का, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहां से वही करेंगे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे कर लीजिए ओ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक क्या बात है, हां ओ ए स्क्वायर होल स्क्वायर फिर ना होगा, ओ ए का होल स्क्वायर होगा, बस ओ बी चल जाएगा, रूट पड़ जाएगा ऊपर में इसके, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, देन ओ बी क्या है ना, ओ बी जो लेंथ है वो एप्सिलॉन नॉट है, पीक वैल्यू है हमारा जो इनपुट वोल्टेज जो दे रहा है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। अच्छा यहां से ओ ए कितना है हमारे पास, ओ ए है एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस ए कितना है, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी वाला एप्सिलॉन नॉट सी, देखिए इस बार गलती करेंगे, एप्सिलॉन नॉट सी माइनस एप्सिलॉन नॉट एल का टोटल का होल स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट है, इस बार मैंने स्क्वायर इंडिविजुअली स्क्वायर कर दिया था हम लोग, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं करना, समझ में आया। यहां से आप देख पाएंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, नेट अलग ये सब पता है, ये सब आप प्रूव कर लेंगे, ये जाएगा आई नॉट का होल आई नॉट आर स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये जाएगा आई नॉट इनटू एक्सएल माइनस आई नॉट इनटू एक्ससी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यहां से आई नॉट अगर कहां आएगा तो ये जाएगा आई स्क्वायर, और इसमें भी आई स्क्वायर यहां भी आई स्क्वायर आएगा, दोनों बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, सिर्फ आई नॉट बन जाएगा, और अंदर में क्या आ जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर से वही चीज आप देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इनटू एक जेड बन रहा है, एक नया रेजिस्टेंस बन रहा है, और जेड बराबर क्या हो रहा है यहां से, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, सॉरी देखिए यहां पे सी है, एक्ससी यहां आएगा, एक्सएल यहां जाएगा, एल यहां पे, सी यहां पे, ठीक है, देखिए गलती हो गया था, यहां पे सी है ना, पहले सी आएगा ना, ये क्या हो जाएगा एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये बनेगा इंपीडेंस, ठीक है, ये बनेगा इंपीडेंस का वैल्यू केस नंबर 2 के लिए, और इसको फिर से हम क्या बोलेंगे, इंपीडेंस ट्रायंगल, ठीक है ना, समझ में आ गया, ये हो गया ऑप्शन। और आपको आर पता होगा, एक्स पता होगा, एक्स पता होगा, उसको निकाल करके जेड निकाल देंगे, जेड निकाल करके आप ऑप्शन नॉट बता सकते हैं, और साथ में साइन ओमेगा टी, इसमें यहां से नीचे जा रहा है तो यहां आएगा माइनस पाई बाय 2, पिछला वाला क्या था, जब उस समय एक्स ग्रेटर देन एक्स था तो प्लस पाई बाय 2 आया था, ऊपर में आया था, इधर आया था, ठीक है, इस बार नीचे आएगा। अच्छा यहां से एक चीज देखिए, पिछला मैंने बताया था, इसका बता दे रहा है, यहां से अल्फा निकाल के क्या जाएगा, आप लगाएंगे tan अल्फा, यहां से क्या लगाएंगे tan अल्फा कितना आएगा, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, एप्सिलॉन नॉट c माइनस एप्सिलॉन नॉट l बाय एप्सिलॉन नॉट r, या फिर बोल सकते हैं वहीं आई नॉट चल जाएगा बाहर, आई नॉट आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा xc माइनस xl होल डिवाइडेड बाय आई नॉट इनटू r, आई नॉट साइन नॉट कट जाएगा, अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा tan इनवर्स xc माइनस xl होल डिवाइडेड बाय r, ये आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका इनपुट इक्वेशन क्या बनेगा, जब इसके करंट यहां से पास करेगा तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो अब कंफ्यूजन नहीं है ना, सब क्लियर है। सिमिलरली पिछला केस में भी आप अल्फा निकाल सकते थे ऐसे करके, ठीक है, tan अल्फा लगा लेते वहां पे
वहां पे आंसर कितना tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर आता है ना जी, समझ में आ रहा है। चलिए केस नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं बात करेंगे केस 3। ठीक है, जनरली केस 3 जो होगा ना इसके यूज को बर्बाद करता है, एलसीआर सर्किट का यूज कहां होता है कैसे होता है उसकी बात करता है। इसको मिटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 में क्या करेंगे, केस नंबर 3 में हम क्या करेंगे, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी ले लेंगे, तब देखते हैं क्या आता है। केस नंबर 3 जो होगा हमारा उस समय क्या करेंगे, केस नंबर 3 में हम लोग एक्सएल इक्वल टू एक्सी ले लेंगे, तो ये क्या दे देगा, ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा सी हो जाएगा, सॉरी ओमेगा इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, क्योंकि आप जानते हैं ना मैं एक्सी क्या था 1 बाय ओमेगा सी, एक्सएल क्या था ओमेगा एल। यहां से आप फिर से वही ओमेगा इधर जाएंगे तो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाय रूट अंडर एल सी, या फिर आप कितना बोल सकते हैं 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई होता है, तो यहां से f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एल सी। और इसी f को जो हम लोग का अगर ये हमारा सिचुएशन हो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी मिलता है हम लोग को, इसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको f नॉट से बोलते हैं। ठीक है, इस f नॉट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इफ वह फ्रीक्वेंसी है जब हम लोग का एक्सएल और एक्सी क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आती है जो हम लोग का कितना आता है 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एलसी, इसी को हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी पे इस वाले सर्किट में जो हम लोग को क्या बोलते हैं, जो फेनोमेना दिखता है उसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे जो हम लोग इस सर्किट में जो फेनोमेना दिखता है उसको रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हुआ तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं एक्सएल इक्वल टू एक्सी है तो आपका सर्किट जब आप आई बनाएंगे, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आर बना रहे थे ना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एल बना रहे थे, नीचे में एप्सिलॉन नॉट सी बना रहे थे, जब दोनों इक्वल है और अपोजिट एक दूसरे से दोनों कैंसिल कर लेंगे तो सिर्फ आपको सर्किट में क्या बन जाएगा आर, और आप यहाँ से भी देखिए आप z बराबर कितना आया था, आपको z बराबर कितना इक्वेशन तैयार कीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक और आया था z, आप ये याद कीजिए चाहे दूसरा याद कर लीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, दोनों सेम है। ठीक है, अब इस दोनों में से आप क्या कीजिए, आप एक्सएल इक्वल टू एक्सी इस इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि z बराबर कितना हो जाएगा, एक्सएल जब बराबर है एक्सी के दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ बचेगा r का स्क्वायर का अंडर, तो z बराबर क्या हो जाएगा r बन जाएगा, इसमें भी वही r बन जाएगा। तो जब हम लोग का सिचुएशन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब हम लोग देते हैं सर्किट में, एलसीआर सर्किट फ्री सर्किट में, जब मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग को जो इंपेडेंस मिलता है वो z बराबर कितना होता है r ही मिलता है, मतलब इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस काम कर रहा होता है, बाकी दोनों का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आया क्या, जब हम लोग का नेट जो इसमें इंपेडेंस दिखेगा, जो नेट रेजिस्टेंस दिखेगा सर्किट में वो किसके बराबर होगा, वो होगा z इक्वल टू r के बराबर। ठीक है, उससे पहले जब लेस था या फिर ग्रेटर था, जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी था या फिर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल था, तब r का जो नेट z का वैल्यू आता था वो आप देखिए इसका स्क्वायर है ना, अगर आप एक्सी बढ़ाइए, एक्सएल आपको समझ बड़ा है एक्सी छोटा है, उस दोनों में से कुछ माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, स्क्वायर का मतलब हमेशा प्लस करके पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव भी अगर होगा, अगर ये बड़ा हो गया छोटा हो गया, फिर उसका अगर आप नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव देगा, तो कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा उसमें r स्क्वायर में, उसका z का वैल्यू क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन होता है तो उस समय z सबसे मिनिमम होता है जो r के बराबर होता है, बाकी कोई भी सिचुएशन ले लीजिए एक्सी ग्रेटर देन एक्सी लीजिए चाहे एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, उस समय z आपका ऑब्वियसली हाई रहता है। ठीक है, उस समय सर्किट में z जो इंपेडेंस होता है वो हाई रहता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, और इस सिचुएशन को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी की करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी मिलती है हम लोग को उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सब कुछ समझ गया, अच्छा
इसके बाद एक ध्यान दीजिए एक चीज को, कहां पे लिखते हैं, चलिए इधर कहीं लिखते हैं, इसको मिटाता हूं, ये वाला मिटा कर यही लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जब हम लोग का इसमें करंट का अगर बात करें, पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना आ जाएगा, अगर ये एप्सिलॉन नॉट है, आई नॉट है, तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइड बाय जेड। इस सर्किट का जेड है इंपेडेंस, जेड इंपेडेंस है, ठीक है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तीनों का जो हम लोग का आर का वैल्यू आएगा, जो अपोज करेगा, तीनों को निकाल कर भी जेड होगा ना, तो अगर v इक्वल टू आई लगाएंगे तो पीक वैल्यू का बात करेंगे तो आई नॉट जो निकलेगा वो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय जेड इसका, ठीक है। मतलब ये कितना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब इस समय आप देखिए आई नॉट तो खुद एक पीक वैल्यू है, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है इस सर्किट का, लेकिन ये जेड पे डिपेंड कर रहा है। अगर जेड बड़ा हुआ तो आई नॉट कम मिलेगा, तभी सर्किट में करंट आपको कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब जेड सबसे मिनिमम होगा, जेड सबसे मिनिमम होगा, तो आपको आई नॉट जो करंट का जो पीक वैल्यू होगा वो आपको सबसे मैक्सिमम मिलेगा। बात समझ आ रहा है, आई नॉट उस समय क्या जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब सर्किट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा। और उस समय एक्सएल इक्वल टू एक्ससी के दौरान ये दोनों तो कुछ काम नहीं होता है, जो भी होता है हम लोग का आर काम कर रहा होता है, जेड इक्वल टू आर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, उस समय इसके क्रॉस सबसे ज्यादा हम लोग को एनर्जी मिल रही होती है रेजिस्टर के क्रॉस। तो इस समय हम लोग बोल सकते हैं जब जेड क्या हो जाए, जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, और कितना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जेड क्या हो जाएगा उस समय, ऐसे बोल सकते हैं जेड मिनिमम हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए, जेड मिनिमम या फिर ऐसे एप्सिलॉन नॉट बाय आर बोल सकते हैं। तो ये आपका सिचुएशन मिलेगा आपको जब एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, एक्ससी होगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा इसका ग्राफ देखते हैं, इसके ऊपर उसका ग्राफ देखेंगे, किसके किसके बीच देखेंगे, तो जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ देखेंगे, ठीक है। जेड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। ग्राफ से समझिए इस चीज को, मान लेते हैं अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, इधर मान लेते हैं ये अपना जेड का ग्राफ है, जेड मतलब इंपेडेंस, ये इंपेडेंस का ग्राफ है, और ये अपना मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी का एक्सिस, सॉरी ग्राफ बोल रहा हूं, एक्सिस है, ये ओरिजिन है। फिर से वो चीज में लिखना पड़ेगा मुझे, जेड बराबर क्या होता था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, अच्छा एक्सएल को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा एल माइनस 1 बाय एक्ससी को 1 बाय ओमेगा सी, उसका होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो जेड होता है ना, कुछ मैंने नया तो नहीं लिखा ना। अरे यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी था ना, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा होता है और एक्स इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी होता है, वही मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। अब करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं, इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ठीक है, इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं, इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, आपको पता है कि एक फ्रीक्वेंसी जब होगा, ठीक है, उस समय अगर जिस समय जेड मिनिमम होगा, जेड मिनिमम होगा, तो पार्टिकल उस फ्रीक्वेंसी पे आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, करंट मैक्सिमम होगा। अच्छा जेड अगर मान लेते हैं एफ जीरो रहा तो क्या हो जाएगा, एफ जीरो रहा, फ्रीक्वेंसी अगर आपने दिया ही तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे तो यहां से ध्यान दीजिए, ओमेगा इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी, बोल सकते हैं 2 पाई एफ एल माइनस 1 बाय 2 पाई एफ सी, एफ जीरो कर देंगे तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इंफिनिटी में से कुछ माइनस कर लीजिए चाहे कुछ ऐड कर लीजिए, वो इंफिनिटी रहेगा, इंफिनिटी का स्क्वायर कर लेंगे तो इंफिनिटी देगा, फिर उसमें कुछ ऐड कर लेंगे फिर इंफिनिटी देगा, तो जेड इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो उस समय अगर एफ जीरो होगा तो जेड टेंड करेगा किधर, इंफिनिटी की ओर, और एफ इंफिनिटी को टेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, एफ इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये बन जाएगा आपका जीरो, ये बन जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूं, f इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, f जीरो होगा तो ये टोटल टर्म जीरो जाएगा, 1 बाय 0 इनफाइनाइट देता है,
तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से कुछ माइनस कीजिए चाहे कुछ प्लस कर दीजिए, तो वो इन्फिनिटी तो देता है ना, तो ये तो हमको इन्फिनिटी मिलेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, उस इन्फिनिटी में फिर r स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, उसका रूट भी करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, तो z क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब जब f 0 होगा उस समय z इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, जब f 0 की ओर टेंड करेगा देन f इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, ठीक है। एंड जब f इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो z किधर टेंड करेगा देख लीजिए, तब z किधर टेंड करेगा, ये हो जाएगा f इन्फिनिटी की ओर, ये प्लस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी उसका स्क्वायर, ठीक है। उस समय z फिर से इन्फिनिटी को टेंड करा, देखिए तो ये 0 हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का फिर होल स्क्वायर इन्फिनिटी, फिर ऐड करेंगे इन्फिनिटी का, फिर z इन्फिनिटी, मतलब हम लोग का जब a भी f भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो फिर से z इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जब f 0 की आएगा तो फिर z इन्फिनिटी को, मतलब इधर और इधर कुछ ग्राफ जाएगा। एक समय आएगा जब हम लोग का xl इक्वल टू x जाएगा, ठीक है, जब ये दोनों एक समय आएंगे दोनों एक दूसरे को काट के कैंसिल कर लेंगे, एक फ्रीक्वेंसी आएगा, एक फ्रीक्वेंसी मिलेगा हम लोग को जिसमें इन दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे बराबर, क्योंकि देखिए ना आप f बढ़ा रहे हैं, f बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा घटेगा, ये घटेगा, उस समय ये बढ़ेगा, ये बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, ये बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, एक समय आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, बराबर को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां से भी देख सकते हैं जब xl इक्वल टू xc उसी समय तो हो रहा है इस सिचुएशन, ये दोनों कैंसिल कर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसी करस्पॉन्डिंग दोनों का जो वैल्यू मिल रहा है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। तो एक समय आएगा जो हमारे पास एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे f0, ये फ्रीक्वेंसी के जो फ्रीक्वेंसी का लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा f0, वहीं पे हम लोग का z क्या होगा सबसे मिनिमम मिलेगा, z हम लोग का मिनिमम मिलेगा जो किसके बराबर होगा r के बराबर होगा, ठीक है। अब बाकी समय कैसा होगा, बाकी समय ग्राफ इसके यहाँ पे मिनिमम होगा z, और बाकी समय ये इंफिनिटी को टेंड करेगा और इधर ये इंफिनिटी को टेंड करेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ। ये आपका ये f0 पे करस्पॉन्डिंग z मिनिमम मिल रहा है, ये मिनिमम z वैल्यू है, और बाकी अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा लीजिए चाहे फ्रीक्वेंसी घटा लीजिए, ठीक है, आपको हमेशा z का वैल्यू ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। ये है z वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, समझ में आया। अच्छा आप देखिए अब जैसे z, अब हम लोग क्या करेंगे I0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, नेक्स्ट ग्राफ हम लोग I0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूं, इसको मिटाता हूं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी लाइन फिर से हो गया, और ये I0 रहा, ये I0 का लाइन है y एक्सिस पे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उस समय फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से z बढ़ेगा तो I0 मैक्सिमम घटेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए z अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा, सपोज z इंफिनिटी को टेंड करेगा, z इंफिनिटी को टेंड करेगा तो I0 0 को टेंड करेगा, है ना जी, ठीक है, I0 0 को टेंड करेगा, और अगर z फिर से अगर z मिनिमम होगा उस समय I0 सबसे पीक वैल्यू पे होगा, तो इसका ग्राफ क्या जाएगा जस्ट पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ये आपका जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f0 होगा ये, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा ये I0 का मैक्सिमम वैल्यू होगा, I0 का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। आप इस सबसे मिनिमम वैल्यू पे z मिनिमम होगा तो सबसे उस समय I0 मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि z अगर मिनिमम करेंगे I0 मैक्सिमम, और z आप बढ़ाएंगे, ठीक है, z आप अगर बढ़ा रहे हैं तो आप उस समय क्या कर रहे हैं I0 को कम कर रहे हैं, ठीक है। और z कब बढ़ता है, z कब बढ़ता है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाएंगे तो z बढ़ाएंगे तो z जब बढ़ेगा तो I0 घटेगा, वही तो हो रहा है, z फ्रीक्वेंसी जब बढ़ रहा है तो z बढ़ रहा है, z जब बढ़ रहा है तो I0 घटते चला जाएगा, समझ में आ रहा है, टाइम के साथ I0 घटते चला जाएगा। और ठीक वैसे उल्टा f आप कम करेंगे फिर भी z बढ़ेगा, फिर जब z बढ़ेगा फिर से I0 कम होगा, एक समय होगा जब आपका क्या हो जाएगा f z मिनिमम मिलेगा, एक समय होगा जब आपका z मिनिमम होगा उस समय I0 क्या होगा सबसे पीक पे होगा, तो ये हमारा वैल्यू है f0, उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हम लोग को ऐसा होता है जैसे करंट मैक्सिमम मिलता है, समझ आ रहा है क्या।
क्लियर है? ये आपका टोटल ग्राफ। और वह फ्रीक्वेंसी जिसमें हम लोग को रेजोनेंस मिलता है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग को रेजोनेंस मिलता है जिस फ्रीक्वेंसी पे उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? चलिए, ये है टोटल कहानी एलसीआर के ऊपर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पावर इन एसी सर्किट। पावर आप पढ़ चुके हैं डीसी सर्किट में P = VI, है ना? बट एसी में कैसा होता है, पावर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, उसको पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसके ऊपर हेडिंग लगाएंगे पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट। आपने अभी तक देखा था कि जब बैटरी लगाते हैं और रजिस्टर लगा होता है, ठीक है, ऐसे बैटरी लगा होता है, आर होता है, एक वी वोल्ट देते हैं, आई फ्लो करता है, तो P = जो पावर इसके इक्वल होता है कितना होता है, VI होता है, या फिर I² होता है, या फिर V²/R होता है। ठीक है, ये होता था ना। बट ये तो डीसी की बात हो गई। अब जब एसी होगा, एसी सर्किट होगा, उस समय कैसे होगा पावर के? ठीक है, तो मान लेते हैं किसी भी टाइम पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू कितना दे रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी दे रहे हैं। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप जानते हैं आइदर एल होगा चाहे सी होगा, तो कुछ ना कुछ करंट में फेज डिफरेंस आएगा। तो मान लेते हैं I = I नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ फेज डिफरेंस चेंज हो गया कितने का, 5। ठीक है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का रहा, 5 का रहा। तो अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग हम पावर निकालेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन I। ठीक है, और हम लोग अभी तक क्या बात की है, जब भी कोई हम लोग करंट निकालना था चाहे वोल्टेज निकालना था, तो हम क्या करते थे, पीक वैल्यू निकाल लेते थे, एवरेज वैल्यू निकाल लेते थे, पूरे साइकिल को कितना फ्लो किया पूरे टाइम में। तो उसके लिए क्या करते थे, किसी एक साइकिल का निकाल के उसका एवरेज बोल देते थे कि आप अब जितना बार उसको फ्लो कराइए। याद कीजिए कहानी बताया था मैं, ऐसे होता था, ऐसा हम लोग का ग्राफ होता है इसका, इसमें बोलते थे इसका एवरेज वैल्यू निकालिए। तो हम इस एवरेज पूरे का निकालें या फिर किसी एक साइकिल का एवरेज निकाल करके उसको हम बता दें, तो बात तो सेम ही हो गया ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक साइकिल का पावर एवरेज निकाल देंगे और बोल देंगे कि पूरे साइकिल का अगर आप निकालेंगे तो आपका पावर एवरेज उतना ही आएगा, उसी पे हम लोग वर्क कर लेंगे। ठीक है, तो अपन लोग यहां से भी वही काम करेंगे। P = एप्सिलॉन I होगा, देन P = क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इनटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 बन जाएगा। इस इक्वेशन को यूज करें, ये बन जाएगा। अब अपन लोग क्या करेंगे, पावर एवरेज निकालेंगे। एवरेज पावर निकालने का तरीका क्या होता है, एवरेज पावर P एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो जानते हैं किसी फंक्शन का पावर कैसे निकालते हैं, P डॉट dt अपॉन dt। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, पूरे साइकिल फुल साइकिल एक साइकिल के लिए निकाल लेंगे। कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, इसको भी 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। अब इसके लिए आप एवरेज पावर निकाल लीजिए कितना आ रहा है। चलिए निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। P एवरेज क्या पड़ जाएगा, यहां से लिखते हैं P एवरेज क्या पड़ जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बाय ओमेगा। एक साइकिल में निकाल रहे हैं, वही तो पूरा वो साइकिल के होगा ना, जी समझ में आ रहा है क्या? ये क्या हो जाएगा, P की जगह पे एप्सिलॉन नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी देन साइन ओमेगा टी प्लस 5 इसका dt देन होल डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आता है आपको, थोड़ा तो जानते ही होंगे। यहां से कैसे करेंगे सब देखिए, दोनों कांस्टेंट है, बाहर ले आइए। चलो कि काम करते हैं, कांस्टेंट बाहर लाएंगे, बाद में लाएंगे, 2 पाई बाय ओमेगा करते हैं, इसको रहने दीजिए, चाहे इसको बाहर ही रखेंगे तो चलिए अंदर ही रख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, अच्छा इसको तोड़िए तो साइन a प्लस b तोड़िए कितना आएगा, साइन a साइन a cos b प्लस
cos a sin a टूट जाएगा, देन dt है ना, ये तो होगा ना, होल डिवाइडेड बाय इसका dt का इंटीग्रेशन t, और उसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई में ओमेगा, तो ओमेगा बाय 2 में हो जाएगा, बाहर में आ जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई, डायरेक्ट कर दिया मैं। ये समझ में आया कैसे सबको कैसे किया? ठीक है, इतना तो नॉलेज हो ही गया, कितना बार कर चुके हैं इस चीज को। आगे देखते हैं, यहां से इसको अंदर ले जाइए, 0 बाय 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये जाएगा अंदर तो कैसे जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट sin ओमेगा t इनटू sin ओमेगा t, जो sin स्क्वायर ओमेगा t cos फाई, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन नॉट आई नॉट sin ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t इनटू sin फाई, और फिर उसके बाद में dt देन ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, यही होगा ना जी, समझ में आ रहा है क्या? चलिए इसमें ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, किस लिए कर लेंगे बताइए? आपको भी समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इसमें 2 मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो जाएगा 2 sin a cos a, ठीक है, 2 sin 2 थीटा याद है, sin 2 थीटा बोला, 2 sin थीटा cos थीटा होता है ना, उसी को लिखने के लिए मैंने क्या किया, 2 पर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहां से जाएगा 2 sin a cos a बन जाएगा sin 2 थीटा, ठीक है, और sin का sin हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा हूं, इसे आगे आगे देखते हैं, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आई नॉट sin स्क्वायर ओमेगा t। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, sin स्क्वायर ओमेगा t को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन दोनों को काम कीजिए, एक साथ हम कर लेते हैं। sin स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन dt लाके यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हम लोगों को अंदर लाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ला देते हैं। चलिए एक स्टेप ले जाते रहो, sin स्क्वायर ओमेगा t और cos फाई का कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रखिए, cos फाई इसको साइड रखिए, sin स्क्वायर ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर प्लस साइन में प्लस देंगे, देन इसका इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये बन जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट बाय 2 इनटू ये 2 sin a cos a क्या देगा, sin फाई कांस्टेंट है तो उसको इसको साथ में रख दीजिए, sin फाई बाहर रहेगा साथ में, ये बनेगा sin 2 ओमेगा t। ऐसा क्यों लग रहा है, सिर्फ हम ही कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग समझ में आ रहा है? अरे समझ रहे हैं, देखिए यहां पे मैंने क्या किया, इसको dt को अंदर लाया, दोनों को अलग कर दिया, और साथ साथ में क्या किया, cos फाई कांस्टेंट देगा, फाई कांस्टेंट है तो cos फाई का वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसके साथ कांस्टेंट के साथ रख दिया, और sin स्क्वायर ओमेगा t को तो हम लोग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, उसको तो साइड रख दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। यहां पे वही चीज किया मैंने, sin फाई कांस्टेंट देगा, उसको मैंने इधर साथ ले आया, 2 इधर कांस्टेंट है, तीनों को एक साथ रख दिया, और फिर ये जो 2 sin a cos a का बन गया sin 2a, ठीक है, 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t 2 sin 2 ओमेगा t बन गया, ठीक है, देन dt। अब इसका इंटीग्रेशन आसान में क्या रहेगा, बाहर में मल्टीप्लाई, बाहर में सॉरी 1 बाय नहीं, ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा बाय 2 पाई तो बाहर में रहेगा ही रहेगा, इसका पूरा का स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं, इधर मिटाता हूं मैं, इधर मिटाता हूं ताकि आपको यहां दिखा सकूं। अरे यार ये एवरेज नहीं किया, ठीक है, यहां पर पी एवरेज, ठीक है, जगह का कमी लग जाएगा, एक काम करता हूं मैं इधर मिटा दूं, इसका तो काम ये समझ में आ गया यहां तक ना, यहां तक समझ में आ गया ना, इसके बाद स्टेप देखना, हम लोग इधर का मिटा देते हैं, इधर जगह नहीं हो पाएगी, मेरे को नहीं हो पाएगा, मैं यहां तक मिटाता हूं, ठीक है, 2 पाई ओमेगा है, यहां से लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करता हूं लिखना, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय 2 पाई तो बाहर आएगा, ठीक है, अंदर चलेगा क्या, ये सब बाहर आएगा, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट cos फाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा किसका, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, और किसका sin स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन याद कीजिए, लास्ट में किया था, इसमें क्या करना होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगा करके कर लेते हैं, यहां से हम डायरेक्टली मैं आप एक बार फिर से आप देख लेंगे पीछे जा करके, 1 - cos 2 ओमेगा t बाय 2, ठीक है, होल इसका dt, फिर प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई, फिर इसका करेंगे
अच्छा ये बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट बाय 2 sin फाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बनेगा किसका 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, ये क्या है sin 2 ओमेगा t dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पी एवरेज इक्वल टू क्या बन जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आई नॉट cos फाई बाहर ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन इसको भी तोड़ देंगे दो हिस्सों में। ठीक है, इसको भी दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए इसको कर्ली ब्रैकेट बंद करके इसको स्क्वायर बनाते हैं। ये हो जाएगा 1 dt का इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, फिर माइनस और 2 बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में, चलिए 2 यहीं रखिए 2, तो यहाँ जाएगा cos 2 ओमेगा t dt बाय 2 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, काफी लंबा चला जा रहा है, प्लस एप्सिलॉन नॉट आई नॉट बाय 2 sin फाई, जो लंबा चला होता नहीं है, आसान है, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए लाइन लगा है। sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना जाएगा cos 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, और लिमिट बढ़ेगा कहां से कहां तक 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं, नीचे आते हैं, देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से ओमेगा बाय क्या आ जाएगा 2 पाई, यहां से एप्सिलॉन नॉट आई नॉट cos फाई, ये बन जाएगा कितना, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन dt t का, ये बन जाएगा कितना बताइए जी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और नीचे रहेगा t बाय 2 का लिमिट पड़ेगा कहां से कहां तक 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, माइनस इसको सॉल्व कैसे याद कीजिए 0 बन जाता है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, ये अगर सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा आंसर डायरेक्ट, मैं कहूं 0 कर लेने से सही रहता है, लेकिन चलिए दिखाते हैं। cos 2 ओमेगा t, cos 2 ओमेगा t जाएगा माइनस नहीं sin के कहते हैं माइनस आएगा, सॉरी sin का माइनस हो जाता है ना, cos का आएगा प्लस, सिर्फ माइनस को पहले से माइनस लिख लिया, जाएगा प्लस sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा नीचे आएगा, और 2 पहले से हो जाएगा 4 ओमेगा, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। अब बस सिर्फ बचा है सब, आप इसको लिमिट पुट कर लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। यहाँ लिमिट पुट करके डायरेक्ट क्या, यहाँ 2 पाई ओमेगा पुट करेंगे, डी कितना आ जाएगा माइनस cos 2 ओमेगा इनटू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 ओमेगा नीचे है, माइनस और फिर से माइनस अंदर में रहेगा cos 0 बाय 2 ओमेगा। ठीक है, चलते हैं नीचे, एक और स्टेप लिख सकते हैं, ओमेगा बाय 2 पाई बाहर आएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट cos फाई, ये रहेगा, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना रहेगा 2 पाई बाय 2 ओमेगा माइनस 0, माइनस इसका कितना जाएगा sin 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा होल डिवाइड बाय 4 ओमेगा, माइनस sin 0 बाय 4 ओमेगा, प्लस इसको कितना जाएगा एप्सिलॉन नॉट आई नॉट sin फाई बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 2 पाई ओमेगा से ओमेगा कटेगा, cos 4 पाई पे कितना रहता है cos 4 पाई पे वैल्यू कितना होना चाहिए cos 4 पाई, cos 4 पाई मतलब ये 0 से पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई पे कितना हो जाएगा cos 0 पे जो देगा वही 4 पाई पे देगा, तो ये जाएगा माइनस 1 बाय 2 ओमेगा, ऐसे माइनस माइनस अंदर में पहले से प्लस cos 0 पे 1 बाय 2 ओमेगा। देखिए ना, मैं तो ही बोला था 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, पूरा टर्म 0 हो गया, यहां भी ध्यान दीजिए sin तो 0 हो जाएगा, फिर यहां से ओमेगा ओमेगा कटेगा 4 पाई sin 4 पाई कितना था 0, फिर 0 1 0, ये पूरा टर्म 0, ये सब 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, सीधा बचता है, यहां से 2 से 2 करेंगे तो पाई बाय ओमेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट क्या वैल्यू मिटा के यहां लिखते हैं, इसको मिटा दें ताकि लिख पाऊं मैं। ठीक है, यहां से क्या जाएगा देखिए, अब आसान हो गया, लास्ट है, लास्ट स्टेप है बस, पी एवरेज क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा बाय 2 पाई, इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आई नॉट cos फाई, और बनेगा कितना पाई बाय ओमेगा, यहां से ओमेगा कैंसिल पाई से पाई कैंसिल, पी एवरेज क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट आई नॉट cos फाई बाय 2। इसके बाद और भी क्या हो सकता है, पी एवरेज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 को √2 into √2 लिख सकते हैं ना, √2 into √2, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ध्यान देंगे
ये कुछ नया बन जाएगा। एप्सिलॉन नॉट बाई रूट टू क्या होता है, आरएमएस है ना। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा जी, इसके नीचे ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा पी एवरेज, क्या बन जाएगा, पी एवरेज बन जाएगा एप्सिलॉन आरएमएस इनटू आई आरएमएस cos फाई। इस cos फाई को क्या पढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इस cos फाई को क्या पढ़ते हैं, तो पावर फैक्टर। पावर फैक्टर वैसा कम होता है जो आप अपने घर में जब आप लोग यूज करते हैं ना, एनर्जी जो गवर्नमेंट देती है, तो पावर फैक्टर को आपको ज्यादा रखना पड़ता है। क्यों ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए गवर्नमेंट 10 जूल की एनर्जी दे रही है और आप मान लीजिए पावर फैक्टर कम से कम 9 सपोज मतलब कि 100% कर दिया जाए तो 90% से ऊपर रखना पड़ता है पावर फैक्टर। उससे नीचे रखने से ना पेनल्टी लग जाती है, गवर्नमेंट आपको पेनल्टी लगाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पेनल्टी लगा सकती है। क्यों बोलिए, आप मान लीजिए 100 जूल की एनर्जी गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है, आप ठीक है 100 जूल का एनर्जी उसको पैसा पे कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100 जूल आपने लिया उससे गवर्नमेंट से और उसमें से मात्र 50% आप 60% यूज कर रहे हैं, बाकी का 40% ऐसे ही बस मिस यूज हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसलिए पावर फैक्टर को 90% एबव रखना पड़ता है, नहीं तो उसके लिए अलग से पेनल्टी आती है, पेनल्टी होता है उसके लिए, ठीक है। अब बिजली बिल देखोगे तो वहां पे लिखा होगा पावर फैक्टर, ठीक है। जितने अप्लायंसेस बनते हैं ना हमारे घर में, बल्ब, फैन, टीवी, सभी का पावर फैक्टर जो कंपनी होती है वो 90 से एबव रखती है, ठीक है। इसलिए पावर फैक्टर वह टर्म होता है जो बताता है कि सर्किट में, ठीक है, कोई सर्किट में कितना उसका मतलब यूज हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। cos फाई को हमेशा हाई रखा जाता है, ठीक है, उसका वैल्यू को हमेशा हाई रखते हैं। पावर फैक्टर क्या समझ में आ रहा है, पावर फैक्टर वो टर्म है जो बताता है कि हाँ जो एनर्जी यूज कर रहे हो कितना परसेंट यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। cos फाई को पावर फैक्टर को ज्यादा रखना पड़ता है, बात समझ में आ गया। 90 से अबव मतलब 100 की एनर्जी अगर आपके घर में आप ले रहे हैं, ठीक है, आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना एनर्जी बस वेस्ट करेंगे, है ना। 100 में से बस 60% यूज करेंगे, 40% ऐसे ही यूज कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पूरा कंट्री का तो नुकसान होगा ना, अपना जो रिसोर्सेज होगा कंट्री वो तो बर्बाद होगा ना, ठीक है। वही 40 एनर्जी जो आप वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है किसी और गांव शहर जो एकदम जो अंदर इनर एरिया में हो जहां बिजली जा रही है वहां तक पहुंचाया जा सकता है, अगर आप कम से कम वेस्ट करेंगे एनर्जी, ठीक है। अगर आपको स्टार्ट में काम चल जाता और आप पावर फैक्टर मेंटेन रखेंगे तो आप क्या करेंगे, वो जो 40 एक्स्ट्रा जो आप वेस्ट कर रहे हो कहीं किसी और जगह सप्लाई हो जाएगा, इसलिए पावर फैक्टर को ज्यादा रखा जाता है। कहानी समझ में आया, पावर फैक्टर का मतलब समझ में आया क्या होता है एग्जैक्ट रियल लाइफ में क्या यूज उसका, ठीक है। पी एवरेज समझ में आया, पी एवरेज क्या होता है, पी आरएमएस आई आरएमएस cos फाई, ठीक है। अब अलग अलग फाई क्या है, फाई तो आपका आई एंड जो आपने लिखा था इक्वेशन ना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसी को फाई बोलते हैं। अब अलग अलग सर्किट में आप ड्रॉ करेंगे तो आपको अलग अलग फाई का वैल्यू मिलेगा। मैं पावर फैक्टर लिख देता हूं अलग अलग सर्किट में कैसे कैसे दिखता है, उसको मैं यहां पे एक नोट कर दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए उसके लिए आप कर देते हैं, उसके लिए आपको यहां पे एक हम टेबल बना लेते हैं जिसमें आपको दिखाया गया होगा पावर फैक्टर के बारे में। अगर आप बात करें सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव हो या फिर प्योरली इंडक्टिव हो या फिर प्योरली कैपेसिटिव हो या फिर एलआर हो, एलआर या फिर आरसी हो या फिर एलसीआर हो, ठीक है। इन सभी के लिए मैं पावर फैक्टर आपको दिखा देता हूं कैसे कैसे आएगा। यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करते थे, यहाँ पे आई रहता था तो आर यहीं रहता था, यहाँ पे वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है, आप समझ सकते हैं वोल्टेज एंड एप्सिलॉन आर यहाँ यहीं रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे आई रहेगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर सॉरी यहाँ पे अगर ये आई रहता था तो करंट आपका क्या रहता था, इंडक्टर में करंट आगे चलता है ना, करंट हाँ सॉरी करंट पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है। यहाँ पे ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये एप्सिलॉन नॉट एल होगा, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें यहाँ पे अगर ए आई होता था तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट सी होता था, उल्टा हो गया सॉरी, ए आई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एल होगा ना, ठीक है, इधर उल्टा हो जाएगा, नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट सी,
यहाँ पे RC में क्या हो जाएगा, I यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट R यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट C कहाँ पे, L कहाँ पे ऊपर, एप्सिलॉन नॉट L ऊपर। इसका Z कहाँ होता है, यहाँ Z क्या होता था, इसलिए फाई इसको ले लेते हैं, इस दोनों के बीच रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे I यहाँ पे, तो XC यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। तो Z यहाँ पे लिखता था, ये फाई का वैल्यू यहाँ से, यहाँ तो आपको पता है, आप कोई एक ले सकते हैं, I मान लो ऊपर XL बड़ा है तो XL माइनस XC हो जाएगा, और इधर Z भी इधर आएगा, इसके बीच में एंगल फाई मान लेते हैं, फाई, ठीक है। तो यहाँ से कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पावर फैक्टर कितना जाएगा, यहाँ पे यहाँ से कीजिए, cos फाई कितना जाएगा, cos फाई जाएगा कितना जी बताइए, किया जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे, cos फाई कितना जाएगा, एडजेसेंट साइड ये एप्सिलॉन नॉट r है, एप्सिलॉन नॉट r होल डिवाइड बाय z, और z कितना है, एप्सिलॉन नॉट r, z कितने का है, xl माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ से कॉस फैक्टर निकालेंगे आप, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे cos फाई कितना आएगा, यहाँ पे cos फाई कितना जाएगा, एडजेसेंट साइड पे एप्सिलॉन नॉट r है, एप्सिलॉन नॉट r बाई z, तो एप्सिलॉन नॉट r होल डिवाइड बाय z कितना जाएगा, ये जाएगा XC का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर का अंडर, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी भी ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है, आगे का बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए खत्म करते हैं, पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।